Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to all my channel टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा से चलता होगा। टाटा स्टील जेट एग्ज़ाम का प्रिपेयर भी अच्छे से चलते होंगे। अगर आपका नहीं चल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और भी जो सिलेबस है उसमें से आप प्रिपेयर करो। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक पार्ट 1 के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि थर्मोडायनामिक बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं टाटा स्टील जेट में। और इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ सैम्पल पेपर मैकेनिकल के और भी चीज़ें मेटलर्जी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसके बाद देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि थर्मोडायनेमिक है तो थर्मोडायनेमिक का मतलब आप क्या समझते हो, राइट। ऑप्शन आपको दिखता होगा कि पहला ऑप्शन जो है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या हम लोग स्टडी करते हैं हीट और उसके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। बी नंबर क्या है कि केमिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। सी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर डी जो है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर आपको दिखता होगा, फर्स्ट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मीन्स थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन द हीट एंड हीट का दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूँ। देखिए, जो ब्रांच है फिजिकल साइंस का, वो हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप होता है हीट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, ऑप्शन में आपको देखते होंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स का। ए है इक्विलिब्रियम, बी क्लासिकल, सी केमिकल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक आपको ये पता होगा ट्रिक, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव रहता है तो डेफिनेटली उसका आंसर वही होता है, बट हर बार नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बोथ 1 एंड 2 ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन में तो आंसर वही होता है। इस केस में क्या है देख लेते हैं। इस केस में भी डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोडायनेमिक्स लॉ। आपको बताना है इन ऑप्शन में से थर्मोडायनेमिक लॉ कौन सा है। अगर थर्मोडायनेमिक लॉ के बारे में पता होगा डेफिनेटली आप देख के ही आंसर बताते होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी फैराडेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी आइडियल गैस लॉ, डी बॉयल्स लॉ। तो डेफिनेटली थर्ड का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपको होप आपको समझ है एक्सप्लेनेशन में। देखिए, थर्मोडायनेमिक का डिफरेंट लॉ होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, जो फर्स्ट होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देन लास्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। स्टार्ट होता है जीरो से, एंड होता है थर्ड पे। ठीक है, 1 से स्टार्ट मत करना, जीरोथ लॉ से स्टार्ट होता है, थर्ड में खत्म होता है। तो 4 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स, इतने आपको याद रखना है। बेसिक सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हीट does not spontaneously flow from a colder body to a hotter one। मीन्स हीट जो है वो लगातार नहीं बहता है, कहाँ से, एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी में। तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक लॉ स्टेट इज, मतलब इनमें से कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि जो हीट जो है, गर्म जो है हीट, वो लगातार फ्लो नहीं करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। तो ऑप्शन में आपको दिखते होंगे, ऑप्शन ए जीरोथ लॉ, बी फर्स्ट लॉ, सी सेकंड लॉ, डी थर्ड लॉ। तो फोर्थ का जो आंसर है देख लेते हैं क्या है, सी मीन्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको आंसर बोला गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो ये भी आपको याद रखना है, थर्मोडायनेमिक लॉ के साथ साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है ओपन सिस्टम, बी क्लोज सिस्टम, सी थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स जो आपने सोचा, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो कुछ एक्सप्लेनेशन में देख लेता हूँ।
देखो यहाँ पर दिया हूँ, जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, 5 सिस्टम हम लोग अभी तक देखा गया है थर्मोडायनेमिक में। तो जो पहला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम एंड लास्ट आइसोलेटेड सिस्टम। एंड आपका जो होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स, आप प्लीज़ नेट में जाके इन सब सिस्टम के बारे में पढ़िए कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है और डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है, मीन्स आइसोलेटेड, मैकेनिकल, थर्मली। तो ये आपको आपको पढ़ना है। ओपन सिस्टम में मास एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है, आइदर मास निकलता है, एनर्जी निकलता है, ये सब डिफरेंस आएंगे। तो प्लीज़ जाके आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में, मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सके जेट एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट ए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो अकर्स होता है, जो होता है बिना इंटरनल एनर्जी चेंज किए हुए। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, बी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, सी स्टडी स्टेट प्रोसेस, डी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आपको आंसर दिख गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी स्टडी स्टेट प्रोसेस। इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा मैं बता रहा हूँ, लिखा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए आप। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1। देखिए, हीट डज नॉट लॉस और एक्वायर एनर्जी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ना ही उसमें खत्म होगा, ना ही वो घटेगा, ना ही वो गेन करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा तब, ना ही उसमें हीट आएगा, ना ही उससे बाहर जाएगा। ठीक है, ना ही मतलब हीट लॉस भी नहीं होगा, ना ही वो दूसरा एनर्जी ले पाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। सेकंड में क्या है कि एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अकर। मींस कांस्टेंट एंथैल्पी में कौन सा प्रोसेस अकर करता है फ्रेंड्स, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का क्या रोल होता है। तो हीट ना ही लॉस होता है, ना ही एक्वायर करता है एनर्जी। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस हैपेंस व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यस, दिस इज वेरी गुड। कि अगर प्रेशर, कोई सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोबेरिक। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है आपको पता है, बार होता है। ठीक है, बार होता है। तो आइसोबेरिक है तो समझ लेना कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्थ में देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक और आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जब एक सिस्टम में वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इतना याद रखना आप। फिफ्थ में पढ़ते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल। थर्मल जो है टेम्परेचर की यूनिट होता है, केल्विन भी होता है, थर्मल भी हम बोलते हैं कि इतना थर्मल से आप टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर ही जो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। सिक्स में इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन ए स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। यस, अगर मेरा ऑपरेशन स्टेडी स्टेट है तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब कोई चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी में, उसलिए उसको बोला है स्टेडी स्टेट। ठीक है, सेवंथ में क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस विद कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ये कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के साथ जो मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ, आपका नॉलेज और बढ़ सके थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, आई थॉट मीन्स आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा, और वीडियो देखते देखते आप समझो, कोई और टाइम वेस्ट मत करो। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following thermodynamic law give the concept of enthalpy? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लॉ है वो जो कॉन्सेप्ट देता है एंथैल्पी का। तो ऑप्शन में आपको दिखते होंगे, फर्स्ट लॉ, देन बी सेकेंड लॉ, सी थर्ड लॉ, डी फोर्थ लॉ। तो ऑप्शन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो कनेक्ट करता है सिस्टम को बहुत सारा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ताकि वर्क कर सके। ठीक है, और हीट को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना। 8 क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। आपको वैल्यू बताना है। ठीक, वैल्यू पूछा जा सकता है, वैल्यू बताना है किसका, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का। तो ऑप्शन में आपको दिखते होंगे, ए 3 के, बी 0 के, 1 सी 1 के,
या डी 4 के का मतलब यहाँ केल्विन है, ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन है। तो इसका जो आंसर होगा आपको दिखते होंगे ऑप्शन नंबर बी 0 के। 0 के का मतलब क्या होता है, मतलब वो वैल्यू है किसका, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है 0 केल्विन होता है, इतना याद रखना। तो एक कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर है एक ऑब्जेक्ट का ऑन ए स्केल विथ 0 एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस एब्सोल्यूट 0 को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। और आपको पता होगा केल्विन एंड रैंकाइन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स में माना जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज द स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। यस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में आते हैं। तो ए जो है लिक्विड है, बी सॉलिड, सी गैस, डी नन ऑफ द मेंशन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स। 9 का आता है सी, मीन्स गैस। गैस जो है उसको लिया गया है स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब ये क्या है देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड अमंग डिफरेंट गैस थर्मोमीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, विच इज द 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कार्नोट थ्योरम। यस, इनमें से आपको बताना है कि भाई कार्नोट थ्योरम कौन फॉलो करता है। ए हीट इंजन, बी गैस टर्बाइन, सी गैस कंप्रेसर, या डी ऑल ऑफ द मेंशन। डेफिनेटली सभी यहाँ पर ही फॉलो करते हैं कार्नोट थ्योरम के बारे में। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई कि कार्नोट थ्योरम का मतलब क्या होता है। देखो कार्नोट थ्योरम ये स्टेट करता है कि जितने भी हीट इंजन है बिटवीन दो रिजर्वायर, वो कम एफिशिएंट होता है एक कार्नोट इंजन से जो ऑपरेट करता है सेम रिजर्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब वीडियो जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे लगते होंगे। आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा थर्मोडायनेमिक्स में। आइदर आप टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील जेट एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिला होगा आपको। अगर आप टाटा स्टील जेट का प्रिपेयर कर रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं हर दिन नए नए वीडियोस डालते रहता हूँ। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आई थिंक 19 फेब को एग्ज़ाम है, राइट, आई एम आई राइट? यस, 19 फेब का एग्ज़ाम है। और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि देखो हमेशा प्रिपेयर इस तरीके से करो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये मत सोचना कि चल हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप लीव कर दोगे, खुद को डीमोटिवेट कर दोगे, कभी मत सोचना कि हो जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप सोच रहे हो टाटा स्टील जेट, अच्छी बात है, अगर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ट्रेनिंग होगा 12 महीने के लिए, डेफिनेटली आपका अच्छा जॉब लगेगा। एज ए एम्प्लॉयमेंट आप काम करोगे टाटा स्टील में विद डिफरेंट लोकेशन पे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स के लिए अपना एक करियर स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज बहुत सारे जॉब प्राइवेट भी होते हैं, राइट, जो अलग अलग कंपनी में एम्प्लॉय देते हैं, बट वो सही नहीं होता है, राइट। अच्छा होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, वहाँ भी आप सक्सेस पा सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आपको चांस मिले है टाटा स्टील में काम करने के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, राइट। तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली आपको मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ आपको नॉलेज ज़रूर दे पाऊँगा अपने नॉलेज के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से। आई होप यू लाइक द वीडियोज़।